Hello everyone. So today we are going to start our chapter that is what depository. तो चैप्टर नंबर 5 है ये हमारा डिपॉजिटरी। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। एक क्वेश्चन बनेगा, वो भी कंपलसरी नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब 4 मार्क्स का वेटेज रहता है इसका ऑन एन एवरेज। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चैप्टर को ध्यान से नहीं देखेंगे, क्योंकि ये अभी हमारे फंडामेंटल क्लियर करेगा ये। क्योंकि जब हम कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसके फंडामेंटल्स जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम बहुत सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज लॉ हमारे लिए एब्सोल्युटली न्यू है, एकदम डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स हम लोग सीखेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले डिपॉजिटरी, क्या ये नाम आज से पहले आप लोगों ने सुना है? किस किसने डिपॉजिटरी वर्ड सुना है? ओके अच्छा, आपको पता है इंडिया में कितने डिपॉजिटरीज हैं? 2, NSDL CDSL। कितने डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में? 2। कौन कौन से? NSDL एंड CDSL। या 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया। अच्छा, ये डिपॉजिटरी आखिरकार होते क्या है, करते क्या है, क्या इनका फंक्शन होता है, ऑपरेशंस क्या होंगे, किस तरह की फैसिलिटीज हमें देने वाले हैं? अच्छा, उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातें अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, आप में से कितने लोगों का बैंक अकाउंट है? क्या बात है, सबका है, वेरी गुड। अच्छा, कौन से बैंक में होगा? किसी का PNB में होगा, है ना, किसी का ICICI बैंक में होगा, किसी का SBI में होगा, मतलब अलग अलग बैंक में आपके अकाउंट है। अच्छा, ये जो बैंक्स हैं इनके जो ब्रांचेज हैं वो आपको नियरेस्ट प्लेसेस पे मिल जाते हैं आसानी से। और इनका हेड ऑफिस, मेन ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है? मोस्ट लाइकली किसी का मुंबई में होगा, है ना, किसी का दिल्ली में हो सकता है। तो अलग अलग जगह उनका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो इज इट लाइक दैट कि अगर मान लीजिए किसी बैंक का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है तो हम मुंबई गए थे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए? डेफिनेटली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। अच्छा, इवन अगर आप जयपुर में रह रहे हैं और जयपुर में आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जयपुर में भी इतनी सारी ब्रांचेस हैं, तो आप कहाँ जाकर के अकाउंट ओपन करते हैं? आपके घर के पास वाली नियरेस्ट ब्रांच पे जाकर के अकाउंट ओपन करते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, बैंक की सर्विसेज ले रहे हैं थ्रू द ब्रांचेस ओपन बाय द बैंक, राइट। अच्छा, आप बैंक में करते क्या हैं, क्या सर्विसेज दे रहा है बैंक आपको? व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर गेटिंग फ्रॉम द बैंक? ओके, डिपॉजिट, हमें बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराने की फैसिलिटी मिलती है। हम अमाउंट किसी और को ट्रांसफर करना है, नेफ्ट करना है, RTGS करना है ना, ऑनलाइन आजकल तो सब कुछ मोबाइल पे अवेलेबल है हमारे पास UPI के थ्रू। तो ये सारी फैसिलिटी हमें कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। उसके अलावा बैंक में हम लॉकर भी ले सकते हैं, हमारी ज्वेलरी वुलरी जितने भी हमारे प्रीशियस चीजें हैं, डायमंड वायमंड गोल्ड वोल्ड, सब वहां पे जाके रख सकते हैं। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट। दीज आर द सर्विसेज। तो बैंक अपनी ये सारी की सारी सर्विसेज हमें किसके थ्रू दे रहा है? अपने ब्रांचेस के थ्रू दे रहा है। अच्छा, अब यही सेम सर्विसेज अगर हम देखो, बैंक डील करता है कैश में, पैसे में। अगर सेम यही चीजें हम कैश की जगह पे सिक्योरिटीज की बात करें, किसकी बात करें? सिक्योरिटीज। लाइक मैं बात करी शेयर, डिबेंचर, ऐसे सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटीज का बैंक इज नोन एज डिपॉजिटरी। सिक्योरिटीज के बैंक को क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी बोलते हैं। द सेम सर्विसेज विच यू आर गेटिंग थ्रू अ बैंक in cash, in currency, exactly the same services are being provided by the depository in case of securities. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज कोई सिक्योरिटी खरीदी, लाइक मैंने TCS का शेयर खरीदा, मैंने मारुति का शेयर खरीदा, मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा। तो जो जो शेयर मैं खरीद रही हूं मेरे अकाउंट में वो सारे के सारे शेयर क्या होते जाएंगे? क्रेडिट होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? क्रेडिट होते जाएंगे, राइट है। अच्छा, बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है क्या? हो जाता है पक्का या नहीं होता? क्या बात कर रहे हो, नहीं होता? तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है कि नहीं होता? यस, योर बैलेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर नहीं हो ना क्रेडिट तो मैं तो पैसा जमा कराना बंद कर दूं। अगर इफ इन केस मैंने पहले 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराया था और आज मैं फिर से 1 लाख डिपॉजिट करा रही हूं तो मेरे अकाउंट में 1 लाख और क्रेडिट हो जाएगा ना। तो कितना क्रेडिट बैलेंस शो होगा? 2 लाख का क्रेडिट बैलेंस शो होगा, राइट है। तो जैसे जैसे हम फंड डिपॉजिट कराते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? बैलेंस बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप विड्रॉल करोगे, किसी को पेमेंट करोगे, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा? बैलेंस
कम होता जाएगा। तो ये सर्विसेज आपको कौन दे रहा है? यस। तो ये सर्विसेज जैसे आपको बैंक दे रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही सेम सर्विसेज हमें सिक्योरिटीज के कंसर्न में कौन देता है? डिपॉजिटरी देता है। अब सुनो, मैंने सपोज करो मारुति के शेयर खरीदे, मारुति, आई बॉट से 50 शेयर्स ऑफ मारुति। मैंने भेज दिया अभी भी भेजा। मैंने मारुति के 50 शेयर्स खरीदे, आई बॉट व्हाट आई डिड, आई बॉट 50 शेयर्स ऑफ मारुति। तो मेरे डीमैट अकाउंट का नाम सुना है आप लोगों ने? तो डिपॉजिटरी के पास जो हम अकाउंट ओपन करते हैं, दैट अकाउंट इज नोन एज डीमैट अकाउंट। और जैसे आई बाय द शेयर, माय अकाउंट शैल गेट क्रेडिटेड। मेरे अकाउंट में 50 शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, फिर से मुझे लगा मारुति आउटस्टैंडिंग कंपनी है, शानदार काम है। वैसे भी ऑटोमोबाइल आजकल तो बहुत ही शानदार काम कर रहा है। सेल कितनी भयंकर बढ़ती जा रही है। व्हाई सो? Any idea why automobile sector is मतलब growing so fast in? अच्छा, recently have you seen कि नहीं हो रहा ऑटोमोबाइल सेक्टर? अभी आपने देखा मार्केट में लोगों की गाड़ियां चेंज होती जा रही है, हो रही है क्या? रिसेंटली देखा है क्या आपने? व्हीकल्स बहुत फास्ट एंड चेंज हो रहे हैं। अभी आने लास्ट 1-2 साल में आप देखोगे सबके पास व्हीकल्स जो थे, पहले इन जनरल कौन से गाड़ियां होती थी? हैचबैक। गाड़ियों के मॉडल भी चेंज हो रहे हैं, है ना? हैचबैक से लोग मूव ऑन हुए सेडान। अभी कौन सी गाड़ी? एसयूवी, है ना? एसयूवी पे मूव ऑन हो गए हैं लोगों को। अब एसयूवी से नीचे समझ नहीं आता है। अच्छा, अब एसयूवी में भी रेंज चेंज होती जा रही है। अभी कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं? ईवी, है ना? धीरे धीरे लोग स्विच कर रहे हैं। हो सकता है अभी थोड़े दिन पहले मैंने ऐसे सुना था कि सोलर व्हीकल्स भी आने वाले हैं। तो जैसे ये सोलर व्हीकल्स आ जाएंगे तो सोचो कितना ड्रेस्टिकली चेंज आने वाला है ना? पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे लोग व्हीकल्स चेंज करेंगे वैसे वैसे जितने भी व्हीकल्स वाली कंपनीज हैं, क्या उनकी सेल इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। तो मैंने सोचा यार मारुति ना आउटस्टैंडिंग कंपनी है, टाटा मोटर्स आउटस्टैंडिंग कंपनी है, या हमारी इंडिया की एक और कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं यहाँ पे कोई है ना बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ आप लोग को, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पता चले घर जाके बोलो आज मैम ने बोला था बहुत अच्छे शेयर है, खरीद लेते हैं जाकर के। तो अभी जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, ये 3 टाइप की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनमें इन्वेस्टमेंट किया। आई बॉट 50 शेयर्स ऑफ मारुति, आई बॉट 100 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स एंड आई बॉट से 100 शेयर्स अगेन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो जैसे मैंने ये 3 अलग अलग शेयर खरीदे तो ये सारे शेयर जाएंगे कहाँ? ये सब फिजिकल नहीं है, सारे शेयर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट फॉर्मेट में होते हैं। सब जाएंगे कहाँ? मेरे डीमैट अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट में सारे के सारे शेयर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, राइट? फिर अगेन आई थॉट यार टाटा मोटर्स तो भयंकर है, इसमें तो बहुत ड्रेस्टिकली चेंज आने वाला है क्योंकि ये मल्टीपल टाइप के व्हीकल्स में डील करता है। पता है आपको? कमर्शियल व्हीकल भी आते हैं इनके, तो डोमेस्टिक व्हीकल्स भी आते हैं। तो अब कमर्शियल व्हीकल्स में क्या क्या बनाते हैं ये आपने देखो टेम्पो ट्रेवल और इस तरह के, या फिर बसेस जो आती है, ट्रक्स वर्क्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं टाटा के व्हीकल्स ना, हैवी व्हीकल्स बहुत सारे आते हैं। अच्छा, पिकअप सब कुछ आती है। अच्छा, उसके अलावा टाटा के JLR, जैगुआर टाटा की ब्रांड है। इसका मतलब कौन सा सेगमेंट? प्राइम सेगमेंट भी कवर करता है। और फिर मिडिल क्लास वाला सेगमेंट तो है ही। टाटा की कौन से व्हीकल्स हैं जो बहुत ज्यादा देखने में आते हैं? हैरियर और नेक्सॉन, सबसे ज्यादा देखने में आती है नेक्सॉन और सफारी। यस, एंड गर्ल्स व्हीकल्स के बारे में नहीं जानते क्या हम? तो अभी इस रास्ते पे इतने सारे व्हीकल्स दिखाई देते हैं हमें टाटा के। तो अभी सपोज करो यहाँ पे हमने क्या किया, व्हीकल्स के ड्रेस्टिकली इनहेंसमेंट को देखते हुए और फर्दर 100 शेयर खरीद लिए। तो जैसे मैं 100 शेयर और खरीदूंगी तो मेरे डीमैट अकाउंट में टाटा मोटर के कितने शेयर दिखाई देंगे? 200, राइट है? तो ये सारा अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड कर रहा है, ये कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी। कौन कर रहा है? डिपॉजिटरी। अब लेट्स सपोज मैंने देखा यार मैंने जो खरीदा था ना उस प्राइस से मेरा शेयर डबल हो गया, ठीक है, डबल हो गया। मैंने खरीदा था ये शेयर 600 पे, अभी शेयर आज के रेट पे चल रहा है ऑलमोस्ट 1050 के आसपास, ऑलमोस्ट डबल हो गया। अच्छा, फिर मैंने सोचा थोड़ा दिन और वेट करते हैं, मान लो ये आ गया 1300। अब जैसे 1300 आ जाएगा, मैंने कहा अपना पेट भर गया, बहुत है,
बहुत हो गया प्रॉफिट, डबल हो गया अपना शेयर। तो मैंने क्या कर दिया, शेयर को बेच दिया। तो जैसे ही मैं शेयर बेचूंगी तो मेरे डीमैट अकाउंट से शेयर क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो सपोज करो 200 शेयर्स मेरे पास थे, आउट ऑफ 200 आई सोल्ड 50 शेयर्स। तो जैसे मैंने 50 शेयर बेचे, मेरे पास कितने शेयर का बैलेंस बचेगा, 150 शेयर्स का बैलेंस बचेगा। तो ये सारा का सारा अकाउंटिंग मेरे लिए कौन रख रहा है, डिपॉजिटरी रख रहा है। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डिपॉजिटरी इज गिविंग टू द इन्वेस्टर्स। समझ में आया आप लोगों को? तो इट इज जस्ट लाइक अ बैंक। जैसे एक बैंक अपनी सर्विसेज एक अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली वैसे ही डिपॉजिटरी इन्वेस्टर्स को डीमैट अकाउंट ओपन करने और उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट है। अच्छा, मैंने बोला इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरीज हैं, देयर आर ओनली 2 डिपॉजिटरी, दैट इज व्हाट एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है। मुंबई जाकर के अकाउंट खोलेंगे हम? डेफिनेटली नॉट। तो इसीलिए डिपॉजिटरी ने अपनी सर्विसेज को कन्वीनियंटली इन्वेस्टर्स के पास पहुंचाने के लिए बहुत सारे डीपी पॉइंट किए हुए हैं। क्या पॉइंट किए हुए हैं, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। किसको अपॉइंट किया हुआ है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो हम डीपी के पास जाकर के अपना अकाउंट ओपन करते हैं एंड देन वी अवेल द सर्विसेज ऑफ द डिपॉजिटरी। वी आर नॉट सपोज टू गो टू द मुंबई एंड मुंबई जाकर के वहां अकाउंट ओपन करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। और वैसे भी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, इतने सारे डीपीज हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं, या फिर फिजिकल भी आपको बहुत सारे डीपीज मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने शेयर खान का नाम सुना है? शेयर खान सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी सुना देती हूँ। शेयर खान, तो शेयर खान का ऑफिस आपको मिल जाएगा। तो ये डीपी है, हेम सिक्योरिटीज है ना, सिटी में इसका ऑफिस है, दिस इज ऑल्सो डीपी। तो फिजिकल भी बहुत सारी कंपनीज के ऑफिस आपको मिल जाएंगे डीपी, आप वहां जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे अवेलेबल हैं ही आजकल। आपने नाम सुना है ग्रो? सबने सुना है ना? अच्छा, काइट सुना है? अच्छा, और किसका नाम सुना है आप लोगों ने? यस, आप स्टॉक्स और एंजल फंड्स, यस वेरी गुड। और जीरोधा, हाँ जीरोधा का ये काइट। अच्छा, एंड पेटीएम मनी, अरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो आप उन पे डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन करके क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमें कौन दे रहा है, डिपॉजिटरी दे रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। Say, let's suppose there is a person, Mr. Pappu, right? This person is willing to open an account, bank account. In which bank? ICICI Bank. और ICICI बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ सिचुएटेड है, मुंबई। तो क्या मुंबई जाए? डेफिनेटली नॉट। तो कहाँ जाए, अपने नियरेस्ट जो प्लेस है उसकी लोकल ब्रांच, ICICI की ब्रांच आपको हर 2-3 किलोमीटर पे मिल जाएगी। तो भैया बैंक ने आपको इतनी भयंकर फैसिलिटी दे रखी है तो इधर उधर भगने की जरूरत नहीं है। आप नियरेस्ट प्लेस पे जाइए, वहां पे आपको कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी, वहां पे जाकर के अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम यही काम, यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा, इसकी सारी डिटेलिंग कौन रिकॉर्ड करता है, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के पास अपने सारे ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स होते हैं सेंट्रलाइज वे के अंदर, है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही कोई इन्वेस्टर अगर अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में करना चाहता है तो उसको अकाउंट खोलना है, डीमैट अकाउंट। तो उसके लिए कौन होगा, डिपॉजिटरी। कौन कौन से, सीडीएसएल, एनएसडीएल, 2 ही डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर। तो इनके पास अकाउंट ओपन करना है तो इसके लिए कहां जाएगा, अपने नियरेस्ट डीपी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यहां पे जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेगा एंड देन इसका एंटायर डिटेल कौन मेंटेन करेगा, एनएसडीएल और सीडीएसएल मेंटेन करेगा। कोई शक? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? चलिए, now what is depository system? It is just like banking system. Depository hold securities on behalf of its clients at their request, just like bank hold money on behalf of the customer. तो जिस तरह से आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे हम सिक्योरिटी जमा कराते हैं और उसकी सारी प्रॉपर अकाउंटिंग डिपॉजिटरी आपके लिए मेंटेन करता है। The bank transfers the fund between the accounts. बैंक का काम क्या है, फंड ट्रांसफर करना। Whereas डिपॉजिटरी का काम क्या होगा, सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना। तो whereas the depository transfers securities between the demat account
तो आप जब भी बाइंग सेलिंग करेंगे तो एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज का बाइंग सेलिंग जो भी कुछ होगा वो किसके थ्रू होगा? डिपॉजिटरी के थ्रू ही होगा। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ फंड्स और सिक्योरिटीज विदाउट एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ द सेम। विदाउट एक्चुअल हैंडलिंग, व्हाट डज इट मीन? एक बात बताओ आप लोग, इनिशियली आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, लेट्स सपोज। अच्छा, इवन आप फिजिकली गए नहीं, आपके डैड ने आपके बैंक अकाउंट में अपने यूपीआई के थ्रू से 50,000 रुपीज डिपॉजिट करा दिए, ठीक है? तो योर बैंक अकाउंट शैल गेट क्रेडिटेड इमीडिएटली विद दिस अमाउंट। अच्छा, अब 50,000 रुपये जमा करा दिए, इसमें से मान लो कुछ तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि एफडी बन जानी चाहिए, राइट? तो कुछ पैसा तो आप एफडी में डालोगे ऑप्शन ही नहीं है। से मान लेते हैं 50,000 में से उन्होंने आपको बोला कि 40,000 तो एफडी में ट्रांसफर कर देना, तो ये तो एफडी में जाएगा। क्या इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत है? ऑनलाइन होते हैं आजकल सारे काम, आप घर बैठे बैठे अपनी एफडी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने घर बैठे बैठे 40,000 को एफडी में डाल दिया। अच्छा, बाकी कितना बचा? 10,000। अब जो 10,000 है उन्होंने बोला आपके खर्ची के है ना, महीने का खर्चा है, ज्यादा हो गया वैसे तो ये, पर ठीक है। अब महीने का खर्चा है 10,000 रुपए, तो अब आप जैसे चाहे इसको खर्च कर सकते हैं। अब जो 10,000 रुपए खर्चा है, तो अब आप कैसे खर्च करोगे बताओगे? एक बार बता दो कैसे खर्च करने वाले। हाउ? पेट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली पेट्रोल भराना होता है, और मतलब हर थोड़े थोड़े दिनों में पेट्रोल खत्म हो जाता है। मतलब महीने का कितना खर्चा होता है पेट्रोल का? ऑलमोस्ट 3,000 रुपए का खर्चा तो मान ही लो महीने का, है ना? चलो, तो ये अब पेमेंट करने के लिए आपको कैश निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपने यूपीआई के थ्रू क्या करेंगे? स्कैनिंग, और स्कैन करके इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब इस 10,000 में से आपने जितनी बार भी स्कैन किया, पेमेंट किया, क्या आपने फिजिकल कैश हैंडल किया? नहीं, आप यूपीआई से क्या करे? स्कैन करके पेमेंट कर रहे हो। तो आपने 3,000 रुपए ऐसे स्कैन कर करके भेज दिया, पेमेंट ट्रांसफर। देन और टाइम खर्चा होगा, थोड़ी बहुत शॉपिंग, और सबसे इंपॉर्टेंटली गोलगप्पे, चाय कॉफी। होते शौकीन उसके? नहीं है? हैं शौकीन, है ना? कौन कौन नहीं है चाय कॉफी के शौकीन इस क्लास में? शौकीन नहीं है? नहीं पीते? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, मुझे तो ऐसा लगेगा मैं चाय कॉफी ना पीतूं, पता नहीं दुनिया ही पता अलग ही हो जाएगी। तो मतलब एकदम ऐसा होता है, ओह अब तो चाय कॉफी चाहिए, और स्पेशली ऐसे मौसम में तो बहुत चाहिए। अच्छा, और नहीं तो गोलगप्पे तो खाती गर्ल्स, बॉयज भी खाते हैं वैसे तो गोलगप्पे, ऐसी क्या बात है ना? और काय में खर्चा करते हैं? फोन चार्ज, मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा, यस, रिचार्ज कराना पड़ेगा उसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है। तो जितने भी खर्चे आप कर रहे हो व्हाटएवर, वो सारे के सारे खर्चे आपने कैसे किए? विदाउट कैश हैंडलिंग। सब कुछ आपके अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट होता जा रहा है। तो नाउ डेज हमें कैश कैरी करने की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल यूपीआई के थ्रू हम सब कुछ ट्रांसफर करते हैं, बहुत रेयरली कैश हम होल्ड करते हैं। तो दिस इज व्हाट सिक्योरिटीज में भी सेम ऐसा ही होता है। विदाउट एक्चुअल हैंडलिंग मतलब हमें शेयर ऐसे हाथ में नहीं दिखाई देंगे, ये रहा शेयर, ऐसे नहीं होता है कि सर्टिफिकेट मिल गया या कुछ हो गया, कुछ नहीं है। सब कुछ कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, विदाउट एक्चुअल हैंडलिंग। द सेम, बोथ आर अकाउंटेबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द फंड्स और सिक्योरिटीज, है कि नहीं? आपके बैंक में अगर 50 करोड़ रुपए जमा है, ऐसा अज्यूम कर लो, जैसे मैंने बोला ना, तो ऐसे एक्सप्रेशन, अच्छा 50 करोड़ जमा है, ओह तो कोई बात नहीं, अजम्पशन कर लेते हैं 50 के, फिर तो हम 5,000 करोड़ अजम्पशन लगा लेते हैं। तो हमारे बैंक में 5,000 करोड़ रुपए जमा है, और अगले दिन आपने देखा आपका बैंक बैलेंस 0 हो गया, तो क्या? सदमा, भयंकर सदमा। क्या बैंक ऐसे ऊटपटांग हरकतें कर सकता है क्या कि भैया मेरा बैलेंस किसी और में ट्रांसफर कर दिया, या फिर मेरे बैंक में 0 बैलेंस था, अगले दिन सुबह मैंने उठ के देखा तो 1 लाख करोड़ मेरे बैंक में बैलेंस शो हो रहे हैं, तो फिर तो भी सदमा लग जाएगा मुझे, ये क्या हो गया? तो इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका पैसा उसके पास ही रहेगा। सेफ कस्टडी, सेफ कीपिंग के लिए अकाउंटेबल है बैंक, एग्जैक्टली सेम। सिक्योरिटीज भी हमारी एसेट है, तो ऐसे ही थोड़ी ना मैंने 100 शेयर खरीदे, पता चला मेरा बैलेंस 0 कर दिया, और अगर किसी ने एक भी शेयर नहीं खरीदा था उसके बाद 1 लाख शेयर आ गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी इनकी रहेगी, सेफ कस्टडी, और यहाँ तक कि इनके जो भी, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है तो इसलिए इनको डाटा हैंडलिंग
अलॉन्ग विथ सिस्टम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कोई वायरस एंटर ना हो जाए, कोई मैलवेयर, कोई इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग ना हो जाए जिसकी वजह से कोई सिस्टम हैक हो जाए। जैसे बैंक सेफ कस्टडी रखता है, एग्जैक्टली वैसे ही सेम टू सेम डिपॉजिटरी की भी जिम्मेदारी रहेगी। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने बैंक का सर्वर हैक कर लिया और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए? ऐसा कभी नहीं सुनते हम। पता है कैसे फ्रॉड होते हैं? ओटीपी बता दिया हमने, है ना, ऐसे फ्रॉड होते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि डायरेक्टली बैंक के सर्वर में जाकर के किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैलवेयर डाल दिया और पूरा पूरा बैंक का सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया। मूवीज में देखा होगा, ऐसा रियलिटी में नहीं होता, है ना। बट छोटे मोटे फ्रॉड कैसे होते हैं? जैसे एटीएम मशीन से चुरा लिया, है ना, तो उसमें क्या होता है, बैंक का सर्वर नहीं है लिंक्ड। जहां बैंक के सर्वर की बात हो रही है, क्योंकि आप एटीएम मशीन उठा के ले जाओगे तो बैंक क्या कर लेगा इसके अंदर, या फिर आपने खुद ने अपना ओटीपी शेयर कर दिया तो उसमें बैंक क्या कर लेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जिस तरह से बैंक आपके मनी को सेफ एंड सिक्योर रखता है, वैसे ही सिक्योरिटीज की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? डिपॉजिटरी की होगी। आई गेस सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ना बैंक और डिपॉजिटरी को कंपैरिजन कर दिया है, तो ऊपर हमने पढ़ ही लिया था वैसे तो वापस से थोड़ी बकवास दे रखी है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से देखो। बैंक क्या करता है? फंड होल्ड करता है। तो डिपॉजिटरी क्या करता है? सिक्योरिटी होल्ड करता है। बैंक क्या करता है? ट्रांसफर फंड करता है बिटवीन अकाउंट। तो जब बैंक फंड ट्रांसफर करेगा तो डिपॉजिटरी क्या करेगा? सिक्योरिटी ट्रांसफर करेगा बिटवीन द अकाउंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिशियल ओनर अकाउंट होल्डर। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, ये हमें अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है। बेनिफिशियल ओनर अकाउंट होल्डर, नाउ व्हाट डज इट मींस, लेट अस अंडरस्टैंड। सुनो, दो टाइप के होल्डर होते हैं, रजिस्टर्ड होल्डर एंड बेनिफिशियल होल्डर। कौन कौन से दो होल्डर्स होते हैं? रजिस्टर्ड होल्डर, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा कंपनीज एक्ट का प्रोविजन समझना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 88 कंपनी लॉ में पढ़ोगे, दैट सेज कि हर कंपनी को कंपल्सरीली मैंडेटरीली रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना होता है। क्या मेंटेन करना होता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा भाई? अगर आपको यही नहीं पता आपके मेंबर्स कौन से हैं, तो आप जनरल मीटिंग का नोटिस किसको दोगे? डिविडेंड किसको दोगे? बोनस शेयर किसको दोगे? राइट ऑफर किसको दोगे? मतलब ये सारे राइट मेंबर्स के हैं ना। तो अगर आपको मेंबर्स ही नहीं पता है तो राइट दोगे कैसे? तो फॉर दैट सेक कंपनीज एक्ट क्लियरली सेज कि एवरी कंपनी इज मैंडेटरली बाउंड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिनमें आपको मेंबर्स की फुल डिटेल लिखनी होती है। ठीक बात है? बात समझ में आ गई सबको मेरी? अब वापस ध्यान से सुनना। अभी प्रॉब्लम ये है कि लिस्टेड कंपनी जो होती है ना, या अदरवाइज बड़ी पब्लिक कंपनी जो होती है, उनमें लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स, थाउजेंड्स लैक्स में इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। और लिस्टेड कंपनी में तो पूछो ही मत, हाली बेहाल। डेली ट्रेडिंग होती है शेयर्स में, डेली 1-1 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं, 10-10 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इसका मतलब डेली कोई मेंबर बन रहा है और कोई अपनी मेंबरशिप छोड़ रहा है। आज मैंने शेयर खरीदा तो आई विल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, और मैंने शेयर बेच दिया तो मैंने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी है और मेरी जगह पे कोई और मेंबर बन गया है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे डेली ट्रेडिंग चल रहा है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब कंपनी क्या अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डेली एंट्रियां लिखें कि भाई हमारे 1 करोड़ मेंबर हैं, आज 1 करोड़ में से 10 लाख मेंबर्स ने शेयर बेच दिया, 10 लाख की एंट्री कर रहे हैं, नए मेंबर बन गए, फिर अगले दिन फिर से 10 लाख। तो आपको नहीं लगता कंपनी अपने मेन ऑपरेशंस को छोड़ करके ऊट पटांग काम में ज्यादा टाइम वेस्ट करेगी? राइट है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कंपनीज एक्ट ने एक एग्जाम्पशन ग्रांट किया हुआ है। क्या एग्जाम्पशन ग्रांट किया हुआ है? सुना ध्यान से। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हम 2 तरीके से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। एक तो वो शेयर होल्डर जिन्होंने फिजिकली शेयर होल्ड किए हुए, उनका नाम तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखना ही पड़ेगा। जिन्होंने क्या किया है, शेयर सर्टिफिकेट होल्ड किया हुआ है, फिजिकल शेयर। वेयरएज दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने कौन से शेयर होल्ड किए होते हैं? डीमैट। कौन से फॉर्मेट में? डीमैट फॉर्मेट। तो जब भी शेयर्स डीमैट में होते हैं
तो इन सारे के सारे शेयर होल्डर्स की एंटायर एंट्री कौन रिकॉर्ड कर रहा है ऑलरेडी? डिपॉजिटरी। हु इज रिकॉर्डिंग ऑल दिस एंट्री? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का तो मेन बिजनेस यही है कि लोगों के एंट्रीज रिकॉर्ड करना, किसने बाय किया है, किसने सेल किया है, प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करना। सही बात, यही काम है डिपॉजिटरी का। तो अगर ये सारी की सारी एंट्रीज डीमैट की ऑलरेडी डिपॉजिटरी मेंटेन कर रहा है, तो यही मेहनत वापस से कंपनी से क्यों कराई जाए? इट रियली मेक्स नो सेंस, है कि नहीं? डिपॉजिटरी भी एंट्री रिकॉर्ड करें, फिर कंपनी भी रिकॉर्ड करें, देयर इज नो सेंस एट ऑल। तो इसीलिए कंपनी को क्या बोला गया कि आप यहां पे एक्चुअल मेंबर्स के नाम मत लिखो, आप क्या करना, डायरेक्टली किसका नाम लिख लेना? डिपॉजिटरी। whose name is going to be recorded in the register of member? डिपॉजिटरी। एंड जब भी आपको कोई भी बेनिफिट देना है, लाइक आपको बोनस शेयर देना है, आपको डिविडेंड देना है, आपको जनरल मीटिंग का नोटिस देना है, तो एक काम करना, डिपॉजिटरी को बोलना कि वो तुम्हें लिस्ट दे दे। तो डिपॉजिटरी से विल गेट द लिस्ट ऑफ द एक्चुअल मेंबर्स, और फिर उस टाइम पे उनको नोटिस भेज देना, उनको डिविडेंड दे देना, क्योंकि डिपॉजिटरी ने ऑलरेडी एक्चुअल मेंबर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। मेरी बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही है? ये ऊपर से निकल गई है पक्का सबको? किसी को समझ में नहीं आई है? सबको आ गई समझ में? सीरियसली सब जागृत हैं क्लास में? चलो मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूं, मैंने क्या बोला। व्हाट आई सेड कि कंपनी को सेक्शन 88 बाउंड करता है दैट यू आर सपोज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो सेक्शन 88 बोल रहा है कि आपको अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एंट्रीज इसमें रिकॉर्ड करनी है, कौन मेंबर है, कितने शेयर होल्ड किए हुए हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसका स्पेसिमेन सिग्नेचर क्या है, एंड सो ऑन। अब कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो फिजिकल शेयर होल्ड करते हैं, जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है, और मैक्सिमम केसेस में लोगों के पास शेयर कौन से फॉर्मेट में होते हैं? डीमैट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो अब आपको करना क्या है, जो फिजिकल शेयर होल्ड करते हैं वो गिने चुने लोग होते हैं, तो उनका तो आप डिटेलिंग रख लोगे, तो ये तो होगा रजिस्टर्ड होल्डर। वेयरएज अगर आपके शेयर डीमैट में है, तो भाई कौन एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है इसकी? डिपॉजिटरी। तो यू आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड देम अगेन। वापस से सेम काम क्यों करना है? डज इट मेक एनी सेंस? डेफिनेटली नॉट। अगर एक काम ऑलरेडी हो चुका है तो उसी को वापस से करके टाइम वेस्ट, एफर्ट वेस्ट करना कोई सेंसफुल बात नहीं है। इसलिए कंपनीज एक्ट भी इस बात को अच्छे से समझता है, तो उन्होंने बोला डू वन थिंग, आप किसका नाम लिख लो? डिपॉजिटरी का। तो डिपॉजिटरी को हम क्या बना रहे हैं? रजिस्टर होल्डर। और डिपॉजिटरी के पास एक्चुअल मेंबर्स का डिटेल है, राइट? तो जो एक्चुअल मेंबर्स हैं हमारे, वो ही जो लिस्ट है उनके पास मेंबर्स की, वो एक्चुअल मेंबर्स ही क्या है? बेनिफिशियल होल्डर है। जिस भी दिन हम मेंबर्स को कोई भी एडवांटेज देने वाले होंगे, लाइक हम जनरल मीटिंग कॉल कर रहे हैं, उसका नोटिस भेजने वाले हैं, या हम डिविडेंड देने वाले हैं, या फिर हम उनको कोई बोनस देने वाले हैं, राइट ऑफर देने वाले हैं, बायबैक का ऑफर देने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, व्हाटएवर, जो भी कुछ करेंगे, उसके लिए हमें मेंबर्स की लिस्ट चाहिए होगी, एंड दैट लिस्ट विल बी डिमांडेड फ्रॉम द डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी के पास लिस्ट ऑलरेडी है, वो हमें एग्जैक्ट लिस्ट बना के दे देगा, तो हम एक्चुअल जो भी बेनिफिट है वो एक्चुअल मेंबर्स को प्रोवाइड कर देंगे। तो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड होल्डर एंड बेनिफिशियल होल्डर। एम आई क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो जब भी आपके शेयर डीमैट में होंगे, तो जो एक्चुअल मेंबर है उसको क्या बोला जाता है? बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियल होल्डर। क्या बोला जाता है? Am I clear? इसीलिए यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया था अभी? बेनिफिशियल ओनर। लेट्स हैव अ लुक अगेन। देखो, ट्रांसफर सिक्योरिटीज बिटवीन, किसके बीच में? अकाउंट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ बेनिफिशियल ओनर अकाउंट होल्डर, क्योंकि एक्चुअल मेंबर तो यही है ना, तो उसके इंस्ट्रक्शन पे ही सिक्योरिटीज में बाइंग सेलिंग हो सकती है, ट्रांसफर किया जा सकता है। फैसिलिटेट्स ट्रांसफर विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। जिस तरह से बैंक आपको बिना कैश हैंडलिंग के, मनी हैंडलिंग के ट्रांसफर की फैसिलिटी देता है, एग्जैक्टली वैसे ही आपको डिपॉजिटरी फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट हैविंग टू हैंडल सिक्योरिटीज। अगर मैं कोई भी शेयर खरीद रही हूं या बेच रही हूं, मुझे फिजिकली उसमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्टली मुझे अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है और स्ट्रेट अवे मेरे अकाउंट से शेयर डेबिट या क्रेडिट हो जाएंगे। हम फिजिकल हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? एंड फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ द मनी, वेयर एज डिपॉजिटरी क्या करता है? फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज। Whether this concept is clear to everyone? क्या आपको बैंक और डिपॉजिटरी के बीच का कनेक्शन समझ में आ गया?
एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि डिपॉजिटरी एक्ट्स लाइक अ बैंक कमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो उसमें वही आप डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है और किस तरह से ये बैंक और डिपॉजिटरी से कंपेयर करता है, सिमिलैरिटीज क्या है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। 4 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट बना था। चलो एक बार फटाफट से मुझे रिकैप करके बताओ जल्दी से, क्या क्या सिमिलैरिटीज है बैंक और डिपॉजिटरी सिस्टम में। नंबर 1, मैं इंडिविजुअली पूछ लूं क्या? ट्राई करेंगे ऑब्वियसली, उसमें क्या हो गया, नहीं आया तो इट्स ओके, विल ट्राई। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करें। एनी वन सिमिलैरिटी बिटवीन बैंक एंड डिपॉजिटरी। यस, बिल्कुल सही बात, डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटी। कोई दूसरा आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक बात है, बिल्कुल। और वो क्या करते हैं? सिक्योरिटी ट्रांसफर करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, कोई और डिफरेंस या सिमिलैरिटी हमें नजर आती है? हाँ आप ही बैठे बैठे आराम से बैठे बैठे बताओ। मनी, यस ऑफ कोर्स। एंड सिक्योरिटीज की सेफगार्डिंग कौन रखता है? डिपॉजिटरी। परफेक्ट बात है, यस। ठीक बात है, ओके फाइन फाइन, यस। हाँ बेटा, या सिक्योरिटी से, फाइन, बिल्कुल सही बात है। एंड बिल्कुल सही बात है। तो आगे समझ में आ गया सबको अच्छे से? कोई परेशानी लिख सकते हैं, चेप दोगे? चेप नहीं है, हाँ। चलो तो आगे बढ़ते फिर हम डिपॉजिटरी। अभी डेफिनेशन क्या दे रखी है डिपॉजिटरी की? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ सेंट्रल बैंक, लाइक अ सेंट्रल, ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक की तरह बिहेव कर, where the securities of a shareholder are held in which form? Yes, at the request of shareholder through the medium of depository participant। और ये सारा काम किसके इंटरवेंशन से हो रहा है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के इंटरवेंशन से हो रहा है। जैसे जैसे बैंक की ब्रांच होती है वैसे ही एग्जैक्टली डीपी एजेंट होता है डिपॉजिटरी का। डीपी इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, तो वो उसके लिए काम कर रहा है और हमें फैसिलिटीज देता है डिपॉजिटरी। टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर हैज टू ओपन एन अकाउंट विद द डिपॉजिटरी थ्रू डीपी। तो अगर आप डिपॉजिटरी की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू ओपन डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट किसके पास जाके खोलेंगे? डीपी के पास जाके खोलेंगे। तो और लेकिन अकाउंट होता किसका है? वो डिपॉजिटरी का। आप में से है किसी का डीमैट अकाउंट? है, ओके। कौन से उस पे? आप स्टॉक्स पे, वेरी गुड। और किसका है? और किसी का नहीं है। घर वालों का होगा, घर वालों का होगा, डैड का, मॉम का, किसी का है? कहाँ पे है? ज़ेरोधा पे एंड एंजल पे। एंड कभी देखा है अकाउंट? देखा है मॉम डैड का? कभी चेक किया है कभी अकाउंट? आज जाके चेक करना। जिनके भी घर में, मतलब ऐसे बोलना कि हम सेमी पढ़ते हैं, हमें जानना जरूरी है ना? ऐसे तो उनको भी शक हो गया इनको क्या हो गया अचानक से तो उनको बता देना कि हम सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली ये सब चीजें प्रैक्टिकली जितना करेंगे, इवन दो मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग भी सिखाऊंगी, हम लाइव मार्केट में सब कुछ ट्रेड वेड भी करेंगे, तो सब कुछ हम देखेंगे, बहुत मजा आएगा। इवन डेरिवेटिव्स में भी हम डील देखेंगे कैसे करते हैं। तो एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल। तो वो सब कुछ टाइम, लेकिन वक्त आएगा जब, अभी नहीं। अभी तो हमें बेसिक फंडामेंटल नहीं पता, अभी कहाँ ट्रेडिंग में पहुंचाएंगे। तो पहले हम बेसिक चीजें सीखेंगे, देन उसके बाद ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ सिखाऊंगे आप लोग, है ना? तो आज एक छोटा सा काम जरूर करना, जिन जिन के घर में अकाउंट है डीमैट अकाउंट, तो एक बार जरूर चेक करना कि कैसे दिखते हैं अकाउंट, ठीक है? और उसमें कितना स्टॉक है, कैसे है, कितने शेयर्स हैं, कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं, बस इतना सा देख के, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन, सेक्शन 2E of Depositories Act 1996, what it says, डिपॉजिटरी मीन्स अ कंपनी। डिपॉजिटरी के लिए क्या होना जरूरी है? सबसे पहली बात, कंपनी। कौन से एक्ट के अंदर? रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, डिपॉजिटरी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती, कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता, कोई सोसाइटी नहीं हो सकती। उसके लिए कंपल्सरली क्या होना जरूरी है? कंपनी होना जरूरी है, ठीक है भाई? लेकिन कोई भी कंपनी डिपॉजिटरी बन जाएगी क्या? ना। मैंने आपको कल क्या बताया था? स्टॉक मार्केट का
रेगुलेटर कौन है? सेबी। दादा है वो, गुंडा है, तो मेरी परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई भी पत्ता भी नहीं होता उसकी परमिशन के बिना। तो भैया ये तो डिपॉजिटरी है, सेबी के रजिस्ट्रेशन के बिना यू कैन नॉट एक्ट एज डिपॉजिटरी। एंड साथ ही में एक वर्ड यूज हुआ एंड। एंड का मतलब समझते हैं? बोथ कंडीशंस। और अगर और लिखा हुआ होता तो एनी वन ऑफ द कंडीशन। तो ये है ना, थोड़ी टेक्निकलिटीज होती है जो लिखते वक्त ध्यान रखनी हमें। एंड साथ ही में विच हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेबी एक्ट। तो आपको एक तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है, प्लस साथ ही में सेबी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। जब तक आप दोनों जगह रजिस्टर्ड नहीं होंगे यू कैन नॉट एक्ट एज डिपॉजिटरी। ठीक बात है। कंपनियां तो बहुत नहीं इंडिया में, लेकिन डिपॉजिटरी सिर्फ 2। कैन यू इमेजिन? 2 डिपॉजिटरी जस्ट। अच्छा, और लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा क्या डिपॉजिटरी बनने का? ट्राई तो बहुत किया होगा, लेकिन सेबी है ना, सेबी ये देता नहीं रजिस्ट्रेशन किसी को भी जल्दी से। ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, बाल की खाल निकाल के भी खाल उधेड़ देता है। बहुत भयंकर है सेबी लिटरली। तो इसीलिए ऐसे हर किसी को परमिशन मिलती नहीं यहाँ पे। तो अब तक सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी बैठे हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको 2 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 दैट इज व्हाट, रजिस्टर अंडर, एंड नंबर 2 बिल्कुल सही बात। चलो अभी सेक्शन 2G क्या बोलता है? पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट कौन है? कौन है पार्टिसिपेंट? डीपी तो है, मतलब कौन है ये? ही इज एन एजेंट। Is an agent of whom? Depository. Yes. Participant as a person registered as such. Registered as such बोले तो जो पार्टिसिपेंट की तरह रजिस्टर्ड है। पार्टिसिपेंट कौन होता है? जो पार्टिसिपेंट की तरह रजिस्टर्ड होता है। देखो एक्ट की डेफिनेशन इतनी महानी होती है, हर जगह से ऊटपटांग डेफिनेशन होती है। जो कंपनी कौन होती है? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है ना। पार्टिसिपेंट कौन होता है? जो पार्टिसिपेंट की तरह रजिस्टर्ड है सेबी के पास। ठीक है, तो रजिस्टर्ड as such under subsection 1A of section 12 of SEBI Act 1992। देखो पार्टिसिपेंट के लिए कंपनी होना जरूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज व्हाट, ये कहाँ रजिस्टर्ड है? सेबी के पास रजिस्टर्ड है। कहाँ रजिस्टर्ड है? सेबी के पास, रजिस्टर्ड विद सेबी। कहाँ रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड विद सेबी। कोई शक? ऑल सेट? डेफिनेशन समझ में आ गई? डेफिनेशन डिपॉजिटरी की बताओ जल्दी से। नंबर 1 रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट एंड रजिस्टर अंडर सेबी एक्ट। एंड पार्टिसिपेंट की डेफिनेशन, रजिस्टर्ड एज पार्टिसिपेंट अंडर सेबी एक्ट 1992। और डिपॉजिटरी क्या काम करता है वो तो समझ में आई गया आई गेस। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैम क्या ही पढ़ा रहे हो, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है किसी के साथ? क्योंकि कोई सिक्योरिटीज लॉ है, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि कंप्लीटली न्यू टर्म्स हम सीखेंगे, तो इसलिए ना ऐसे ऐसे आंखें खोल के बैठे मत रहना बोलते जब आएगा नहीं आएगा, हम तो बस ऐसे ही देखते रहेंगे। ऐसे नहीं, बता देना अगर नहीं समझ में आ रहा है। अभी हमारा आज फर्स्ट डे ही है, हम डिपॉजिट चैप्टर जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है। आप 100 बार भी पूछ सकते हो मुझसे, कोई डाउट आ रहा है दिमाग में तो आप पूछ सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब ऐसे फेक एक्सप्रेशन मत देना मुझे बिल्कुल भी। चलो लेट्स मूव फॉर द बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। इसके बेनिफिट्स हम खुद फ्रेम करते हैं। एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो कैश लेके आते हैं, कैश कैरी करते हैं अपने वॉलेट में? सभी करते हैं? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, कितना कैश कैरी करते हो फिर? 100-200? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है 10-20 लाख रुपए कैश कैरी करता हो इंस्ट्रूमेंट? Anyone of you? None of you obviously। अच्छा, ज्यादा पैसे, अच्छा इवन 1000-2000 भी कैरी नहीं करते, क्यों भाई साहब? चोरी होने का डर रहता है ना, गिरने का डर रहता है। अच्छा, चोरी भी नहीं हो तो गिर जाने का डर रहता है, हमें डर रहता है हमेशा, पता नहीं क्या पता हम कहीं गिरा दे, हम मोबाइल निकाल रहे हैं, मोबाइल निकालते पैसे गिर जाए हमारे, इट मे हैपन। तो फिजिकल हैंडलिंग में हमेशा हमें को डर रहता है कि हमारा पैसा गिर ना जाए, चोरी ना हो जाए। अच्छा, अब मान लो किसी से आपको नोट मिल रहे हैं, तो नोट मिलते वक्त एक डर, नकली नोट तो नहीं, ऐसे चेक कर करके देखते हैं ना। आप कभी किसी शॉपकीपर को पैसे दो ना, तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी बार देखेंगे, ऐसे पता नहीं क्या ही हो गया जैसे, है ना।
तो इसका मतलब उसको डर है कि भैया हमें फेक करेंसी तो नहीं देते, क्योंकि इंडिया में फेक करेंसी तो बहुत आसान से बनी जाती है ना, और कई बार ऐसा होता है, तो इवन इंस्टीट्यूट के पास भी फेक करेंसी आ जाती है कई बार, तो फिर वो रिजेक्शन में जाता है, क्योंकि बैंक में जैसे पैसा जमा होगा वो बता देते हैं कि ये फेक करेंसी है, कई बार रिकॉग्निशन नहीं हो पाता, तो फेक करेंसी की वजह से लॉसेस हो जाते हैं फिर आपको, है। तो ये सारी परेशानी फिजिकल करेंसी में रहती है, कैश करेंसी में। अच्छा, अगर आपके पास आपके बैंक में पैसा और आप यूपीआई के थ्रू सारा पेमेंट कर रहे हो, तो कोई टेंशन है क्या? फेक करेंसी हो ही नहीं सकती। अच्छा, खोने का डर है ही नहीं, गिरने का डर है ही नहीं, चोरी होने का डर है ही नहीं, जब तक कि हम बेवकूफी ना करें, लालच में आकर किसी को ओटीपी शेयर कर रहे हैं तब तो अलग बात है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता ना ये सब काम। अच्छा, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, कहां जा रहे हो? मॉरिशस, नाइस प्लेस, अच्छी प्लेस है क्या? आई तो डोंट लाइक, चलो फिर भी लोगों को बहुत क्रेज होता है मॉरिशस, तो ठीक है, मॉरिशस जा रहे हैं। अब मॉरिशस जा रहे हैं तो हम बाहर जा रहे हैं, तो फिर हमें फिर अलग से बहुत सारी परेशानियां, इतना पैसा बाहर कैसे लेके जाएंगे, तो दैट मीन्स कैरी करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारा प्रॉब्लम्स हमारा कौन सॉर्ट आउट करता है? इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। एग्जैक्टली वैसा ही सेम टू सेम प्रॉब्लम हमारा फिजिकल शेयर में भी रहता है। अगर मान लो मेरे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, तो क्या डरे चोर चोरी करके ना ले जाए, घर में शैतान बच्चे हैं तो कोई सर्टिफिकेट फाड़ ना दे, होते घर में बहुत शैतान शैतान बच्चे भी होते हैं, या और कुछ नहीं तो हमने ध्यान नहीं दिया, गलती से सर्टिफिकेट बाहर है। एक है ना हमारे घरों में जनरली एक ऐसा प्लेस होता है जो खोया पाया प्लेस होता है, डाइनिंग टेबल घर की, दुनिया जहान का सामान उस टेबल, हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, दुनिया जहान का सारा सामान उस पर आ जाएगा, और फिर उसके बाद मेड आएगी और मेड उसको सबको रद्दी में पटक देगी, और अगर उसने रद्दी में फेंक दिया तो हो सकता है कभी कभी बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी चले गए। इन जनरल हमारे घर में एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, कोई भी घर में एंटर मारेगा सबसे पहले सारा सामान डाइनिंग टेबल पर रख दो, और फिर मेड और भी महान कितने ही इंस्ट्रक्शन दे दो उसको, कितना ही बोल दो कि देख डॉक्यूमेंट्स कोई भी हो, पेपर कोई भी हो, इनको उठा के ना फेंकना मत, ऐसे बोल रखा है कि इस ड्रॉर में डाल देगा ना जी, सुन ले हम ऐसे कैसे, हम तो सब उठा कर रद्दी में ही फेंकेंगे, और फिर उसके बाद अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रद्दी में बिक गया तो कितना भयंकर लॉस होगा ना। अच्छा, और जैसे मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत भयंकर शैतान है, मेरा छोटा बेटा एक्सट्रीम लेवल का नोटोरियस है, उसका बस चले तो पूरा घर तोड़ दे वो 2 मिनट में, तो फिर अगर ऐसे खतरनाक बच्चों के हाथ में अगर कोई भी सामान मिल जाए तो यूं 1 सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो भाई अब आप कितनी चीजें संभालोगे, उसका बस ये तो वो ड्रॉरे खोल देता है, अलमारियां खोल देता है, सब कुछ कर देता है, वो वहां से भी सब सामान निकाल लेता है। तो अगर ऐसे खतरनाक लोग आपके घर में रहते हैं तो फिर फिजिकल चीजें बहुत ही हाईली रिस्की होती है, हाईली रिस्की। तो ऐसे में डीमैट में शेयर होते हैं, बड़ी शांति रहती है। मेरे शेयर डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं, इट मीन कोई भी उन शेयर्स पे हाथ नहीं डाल सकता, मेरा अकाउंट एकदम सेफ रहेगा। घर जाके ऐसा नहीं होगा मैं घर जाके देख लूं अच्छा आज ये हो गया मेरे शेयर्स में, तो ये सब सदमा नहीं लगेगा मुझे, है ना। तो इसका मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स, बैड डिलीवरीज या जो भी कुछ होता है, ये सारा हमें डीमैट फॉर्मेट में फैसिलिटेट होता है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज सुनना, देखो जब फिजिकल शेयर्स होते हैं ना, फिजिकल शेयर उनको जब भी हम ट्रांसफर करते हैं, बेचते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है। अब आप सोचो शेयर मार्केट में प्राइस तो रोज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मैं 1-1 महीने तक वेट करती रहूं, मेरे पास शेयर नहीं आ रहा है अब तक, तो मतलब मैं ट्रेड कैसे करूंगी। वैसे डीमैट में शेयर होते हैं यूं मिनटों में ट्रांसफर होते हैं, T+1 T+1 सेटलमेंट पीरियड है हमारा, T इज फॉर ट्रेडिंग डे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आज मैंने कोई शेयर खरीदे हैं तो अगले दिन मेरे डीमैट अकाउंट में वो शेयर अपीयर हो जाएंगे। लेट्स सपोज आज कौन सी डेट है, 8 अगस्त 2024। मान लो अभी क्लास के जस्ट बाद जाकर के मुझे लगता है कि टाटा मोटर के शेयर मुझे अभी अभी खरीद लेना चाहिए, और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया 50 शेयर खरीदने का, ठीक है। तो जैसे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, तो मेरे बैंक अकाउंट से तो अमाउंट अभी के अभी डेबिट हो जाएगा, और मेरे डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स है 50 शेयर्स टाटा मोटर्स के, ये कौन सी डेट को क्रेडिट हो जाएंगे, 9 अगस्त 2024 को क्रेडिट हो जाएंगे। इट मींस T+1 आज खरीदा कल अकाउंट में आ गए शेयर। तो भैया मेरे को ना ट्रेडिंग करने में कतई परेशानी नहीं है, बहुत इंस्टेंट शेयर आ गए। अब मान लो
9th को ये शेयर सडनली 10% बढ़ जाए और मेरा मन कर रहा है बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो कर सकती हूँ ना मैं ये काम। तो अगर डीमैट शेयर्स हैं तो बहुत फास्ट आप ये काम कर पाओगे, वेयर अगर ये फिजिकल शेयर होता ना, लग गई लंका आपकी, 1 महीने से पहले काम खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, अगर आप फिजिकल शेयर ट्रांसफर करते हैं तो उस पर लगती है स्टैम्प ड्यूटी, SH4 शेयर सर्टिफिकेट। वैसे तो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे भी लगती है लेकिन अलग टाइप से लगती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डिडक्ट हो जाती है, पर वहां पे ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी लग रही थी, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी कंपैरेटिवली कम होती है। तो स्टैम्प ड्यूटी का भी फायदा होता है, आपका टाइम सेव होता है, मनी सेव होता है, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, और साथ ही में बैड डिलीवरीज का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट है। बैड डिलीवरीज जैसे मैंने बोला फेक करेंसी हो सकती है, एग्जैक्टली शेयर सर्टिफिकेट में फेक सर्टिफिकेट हो सकता है ना, डुप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेट हो सकता है। तो फिजिकल चीजें जितनी ज्यादा होती है ना उतनी ज्यादा फ्रॉडस्टर्स अपने फ्रॉड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके साथ कुछ धोखा हो जाए। लेकिन अगर डीमैट में शेयर्स हैं तो इस तरह की बैड डिलीवरीज नहीं होती। राइट है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो अपने आप आपको सारे समझ में आ जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज। एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी। बैड डिलीवरी बोले तो फेक, फ्रॉड, उन सबसे हम बच जाएंगे, है ना। हाँ जी once the holding of an investor are dematerialized, the question of bad delivery does not arise, that is they cannot be held under objection। ऑब्जेक्शन का बात ही नहीं है, मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर है इतने, मैंने बेच दिए, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। मेरे पास 100 शेयर है, मैं किसी भी हालत में 100 से ज्यादा बेच ही नहीं सकती। बेच सकती हूँ 100 से ज्यादा? बिल्कुल नहीं बेच सकती। 100 शेयर तो 100 ही बेच पाऊंगी ना मैं, तो बैड डिलीवरी वाली बात ही नहीं होती है। या मैंने फेक कर दिया, डुप्लीकेशन कर दिया, उसमें ये कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ चीज है ही नहीं। तो यहाँ पे इस तरह के फ्रॉड एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए ऑब्जेक्शन वाली कोई बात ही नहीं आएगी यहाँ। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट्स। फिजिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या क्या रिस्क आपको दिखाई देते हैं। नंबर 1, लॉस्ट, थेफ्ट, डिफेसिट, है ना, फट जाने का, यस, टर्न आउट हो गया है, तो ये सारे प्रॉब्लम फिजिकल सर्टिफिकेट में रहते हैं। लेकिन डीमैट में इस तरह का कोई, जैसे आपने नॉर्मल करेंसी में देखा होगा, कुछ लोग करेंसी पे लिख देते हैं तो वो नोट खराब हो जाता है, या फिर करेंसी नोट फट गया, गलती से फट गया हमसे, तो अगर मान लो 2 टुकड़े हुए तब तो शायद फिर भी बैंक ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो फिर नहीं चलेगा, फिर वो खराब हो गया, लॉस्ट हो गया वो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिजिकल सर्टिफिकेट में भी आ सकती हैं, तो वो सब खत्म है। डीलिंग इन फिजिकल सिक्योरिटीज have associated security risk of theft, mutilation of certificates, loss of certificates during movement through and from the registrars, thus exposing the investors to the cost of obtaining duplicate certificate, loss of certificates and advertisements, etc. This problem does not arise in the depository environment। तो अगर फिजिकल सर्टिफिकेट होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम रहता है, थेफ्ट का, म्यूटिलेशन, लॉस। कब कब, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कई बार इस तरह के मूवमेंट में लॉस हो जाते हैं। अगर लॉस्ट हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट डिमांड करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, तो ये कितने खर्चे हो जाएंगे हमारे बिना फालतू के, कितना हैरेसमेंट होगा हमें। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फिजिकल सर्टिफिकेट्स की ही होती हैं, डीमैट की नहीं होती हैं। कौन कौन से 2 एडवांटेज पढ़ लिए। नंबर 1, elimination of bad deliveries. Number 2, elimination of risk associated with the physical certificates. Number 3, immediate transfer and registration of security. Even आजकल अभी सुनने में आ रहा है कि SEBI T+1 को हटा के T कर देगा। इसका मतलब आज खरीदे आज ही आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, तो कितना सुपर फास्ट हो जाएगा। आज ही मान लो मैंने खरीदा, अभी मेरे खरीदने के थोड़ी देर बाद ही 2 घंटे बाद ही शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो लोग कितना कन्वीनियंटली उसको बेच पाएंगे, प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, कितना सही हो जाएगा शेयर मार्केट। अब पहले T+2 चलता था, T+2, फिर इसको रिड्यूस करके T+1 कर दिया, और अभी ऐसा प्रपोजल है, अभी हुआ नहीं है, अभी प्रपोज्ड है कि T हो जाएगा, तो और भी अच्छी बात है। तो इन द डिपॉजिटरी एनवायरमेंट, वंस द सिक्योरिटीज आर क्रेडिटेड,
टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट ऑन पे आउट, पे आउट बोले तो पेमेंट, जैसे आप पेमेंट करते हैं, he becomes the legal owner of the securities. There is no further need to send it to the company's registrar for registration. जब आप फिजिकल सर्टिफिकेट में डील करते हैं तो आपको कंपनी के पास भी भेजना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि नया सर्टिफिकेट कंपनी बना के देती है, तो वहां पे एक लॉन्ग रन प्रोसेस चलता है, जबकि यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए आप यहाँ पे बहुत फास्ट इस काम को कर पा रहे हैं, एंड दैट पीरियड इज व्हाट T+1. एम आई क्लियर? चलो एक बार हमने जो पढ़ा वापस से रिकैप कर। सबसे पहले हमने डिपॉजिटरी क्या होता है, उसका फंक्शन ऑपरेशन कैसे बिहेव होता है, वो सब हमने देखा, एंड वी कंपेयर डिपॉजिटरी विद द बैंक. और बैंक की ब्रांच की तरह कौन एक्ट करता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर? अच्छा, तो डिपॉजिटरी की सर्विसेज इन्वेस्टर किसके थ्रू ले रहा है? डीपी के थ्रू ले रहा है. डीपी के पास जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर रहा है, और देन वी आर अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी. और डिपॉजिटरी हमें क्या सर्विसेज दे रहा है? सिक्योरिटीज की सेफ कस्टडी और उनके ट्रांसफर, अकाउंट में ट्रांसफर करने की फैसिलिटी हमें दे रहा है. देन हमने कंपेयर किया बैंक एंड डिपॉजिटरी दोनों को, तो वो कंपैरिजन क्लियर है. डेफिनेशन जो हमने डिपॉजिटरी एक्ट में डिपॉजिटरी की पढ़ी, तो कौन सी दो चीजें रिक्वायर्ड है? नंबर 1 रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट, एंड नंबर 2 सेबी एक्ट में रजिस्ट्रेशन. एंड देन हमने पढ़ा पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट कौन होता है? विच इज रजिस्टर्ड एज पार्टिसिपेंट इन द सेबी एक्ट 1992, तो वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा. एंड देन अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. दैट इज व्हाट? नंबर 1 एलिमिनेशन ऑफ bad delivery, number 2 elimination of risk associated with the physical certificate, and number 3 that is what? instant transfer हम कर पा रहे हैं. yes, perfectly बात है. next, faster disbursement of non cash corporate benefits like right, bonus etc. अच्छा सुनो, बोनस शेयर जानते हैं आप लोग? बोनस शेयर, बोनस कौन जानता है? बोनस शेयर क्या होता है? इसको देते हैं, एम्प्लॉयज को नहीं देते हैं, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देते हैं. ये एम्प्लॉयज वाला बोनस वो बोनस होता है, वो बोनस शेयर नहीं होता. यहां पे हम क्या दे रहे हैं? एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो राटा बेसिस पे शेयर दे रहे हैं. उसको क्या बोलते हैं? आप सुनेंगे बहुत सारी कंपनीज के ना आए दिन बोनस शेयर आते रहते हैं, बोनस इशू, बोनस इशू, बोनस इशू. अगर मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, केपीआई ग्रीन एनर्जी एक कंपनी है, केपीआई ग्रीन एनर्जी बहुत ही शानदार कंपनी है, आउटस्टैंडिंग कंपनी, गजब की कंपनी है. तो मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि कंपनी का बोनस शेयर आ रहा था, बोनस इशू. और बोनस इशू इन्होंने क्या किया? 2 पे 1, एक शेयर बोनस. 2 शेयर अगर आपके पास है तो 1 शेयर फ्री में मिल जाएगा. तो इसका मतलब अगर मैंने 50 शेयर का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो बोनस शेयर के बाद मेरे पास कितने शेयर हो जाएंगे? 75. 2 पे 1 ना, तो 25 शेयर बोनस के मिल जाएंगे मुझे. तो आफ्टर बोनस शेयर हाउ मेनी शेयर्स विल आई हैव? 75 शेयर. तो अब क्या हुआ? ये जो 25 शेयर्स है ना, 25 शेयर्स ये बोनस के स्ट्रेट अवे डायरेक्टली मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, स्ट्रेट अवे. अच्छा, अगर मान लो ये फिजिकल होते तो क्या होता? कंपनी को सर्टिफिकेट बनाने पड़ते 25 शेयर्स के लिए, है ना, और फिर रजिस्टर्ड ऑफिस से मेरे एड्रेस पे पोस्ट करना पड़ता, और पता नहीं कितने दिनों में पोस्ट मेरे घर पे पहुंचती, और बाई चांस रास्ते में खो जाती तो फिर अलग आपदा है कि नहीं. अभी ये सारे झंझटों से मुक्ति, फिजिकल कुछ है ही नहीं, स्ट्रेट अवे डिपॉजिटरी मेरे डीमैट अकाउंट में ये 25 शेयर्स और क्रेडिट कर देगा बिना किसी हजर बजर के. कितना कन्वीनियंट है ना, फास्टर डिसबर्समेंट हो गया. तो वहां पे टाइम फ्रेम फिक्स होता है, उस पर्टिकुलर जैसे जनरली 15 दिन के अंदर बोनस शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं. तो 15 डेज के अंदर बोनस शेयर मेरे डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. तो ना तो मुझे कुछ करना है, ना कंपनी को कुछ करना है, डिपॉजिटरी बैठे बैठाए फैसिलिटी दे रहा है. कन्वीनियंट हो गया ना. तो दिस इज व्हाट? फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स. नॉन कैश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं मिल रहा है लोगों को, क्या मिल रहा है? शेयर्स मिल रहे हैं. नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट में क्या आता है? राइट इशू, बोनस इशू एक्सेट्रा. तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे. तो डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट एंटाइटलमेंट टू एन इन्वेस्टर अकाउंट, thereby ensuring faster disbursement and avoiding risk of loss ऑफ सर्टिफिकेट इन ट्रांजिट. तो रास्ते में जो सर्टिफिकेट लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटीज होती है, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है.
एम आई क्लियर? सबको समझ में आया? पक्का? कोई शक आ रहा है किसी के दिमाग में? तो 4 बेनिफिट हमने पढ़ लिए, और भी बेनिफिट्स हैं अभी, तो 4 एक बार वापस रिकैप करते हैं। नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट। नंबर 3, immediate transfer on payment and faster disbursement of non-cash corporate benefits। कोई शक? ऑल सेट? तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का फिर कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।